इसकी चलिए शुरू करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। लचीलापन दिखाते हुए वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2024 के 4 तिमाही, अभी अक्टूबर चल रहा है तो चौथा तिमाही तो चल रहा है, तो पिछले 3 तिमाहियों की जो हमारी वृद्धि दर रही है वो 8% से अधिक रही है। अनुमान कितने का लगाया गया है? 8.2% का। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2024 में वर्तमान मूल्यों पर समग्र जीवीए में कृषि की हिस्सेदारी 17.7%, उद्योग की 27.6% और सेवा की 54.7% हिस्सेदारी है। तो इसका मतलब होगा, पहले अगर देखा जाए तो जीवीए में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? सर्विस सेक्टर की, उसके बाद है इंडस्ट्री और उसके बाद है एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2024 में विनिर्माण क्षेत्र 9.9% की दर से बढ़ा है। कितनी की दर से? 9.9% की दर से। इसके अलावा निर्माण गतिविधियों में भी 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति दर 6.7% रहने के बाद वित्त वर्ष 2024 में यह घटकर 5.4% रह गई है। मतलब क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन में कमी आई है। कितनी है रह गई है खुदरा मुद्रास्फीति दर? 5.4%। आगे बढ़े। वित्त वर्ष 2023 में निजी गैर वित्तीय निगमों द्वारा जीएफसीएफ में 19.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसने वृद्धि की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कितनी दर्ज की गई है? 19.8%। अगला है। वित्तीय वर्ष 2023 में शीर्ष 8 शहरों में कुल 4.1 लाख इकाइयों की बिक्री हुई। आवासीय अचल संपत्तियों की बिक्री 2013 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर थी। 2013 के बाद 2023 में उच्चतम अचल संपत्तियों की बिक्री हुई है। 33% की वार्षिक वृद्धि दर देखी गई है। वित्त वर्ष 2023 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4 से घटकर कितना हो गया है? राजकोषीय घाटा 5.6% हो गया है। वित्त वर्ष 2024 में पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ रुपए रहा, जो साल दर साल आधार पर 28.2% की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020 के स्तर से 2.8 गुना अधिक है। तो पूंजीगत व्यय कितना है? 9.5 लाख करोड़ रुपए। 9.1 लाख करोड़ के बजटीय आंकड़ों से सकल राजकोषीय घाटा 8.6% कम रहा है, जिससे राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई गुणवत्ता में सुधार हुआ है। मार्च 2024 में सकल गैर निष्पादित संपत्तियां ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट अनुपात घटकर 2.8% दर्ज किया गया, जो 12 वर्षों में बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता में सबसे कम सुधार हुआ है। तो बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता में सबसे कम सुधार हुआ है। और सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुमान कितना रह गया? घटकर 2.8% रह गया। वित्त वर्ष 2024 में सेवाओं में भारत का निर्यात नए उच्च स्तर पर पहुंचकर 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया। मार्च 2024 में के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीनों के प्रस्तावित आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त। ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास अभी कितना भंडार है जो आगे के महीनों को कवर कर सकता है आयात को। तो हमारे पास 11 महीनों का अभी रिजर्व है, जो एडवांस में है, कि मतलब 11 महीने के आयात को कवर कर सकते हैं हम। वर्ष 2013 में लागू किए जाने के बाद से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का आंकड़ा 36.9 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी की बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2022-23 में महिला कार्यबल की भागीदारी 2017-18 के 23.3 से बढ़कर 37% दर्ज की गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी हो गई है महिलाओं में श्रम बल की भागीदारी? 37%। कितनी थी 2017-18 में? 23.3% से बढ़कर 37% हो गई है। आगे बढ़े। इस समीक्षा इस बात का उल्लेख करती है कि अनिश्चित वैश्विक और आर्थिक
प्रदर्शन के बावजूद घरेलू वृद्धि कारकों में वित्त वर्ष 2024 के आर्थिक वृद्धि का समर्थन किया है। इसके अलावा दशक के अंत में यानी वित्त वर्ष 2020 में भारत ने 6.6% औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति की है। वह अधिक या कमोबेश अर्थव्यवस्था के लंबे समय तक चलने वाली वृद्धि की संभावना को प्रतिबिंबित करता है। यह समीक्षा इस बात को लेकर सावधान करती है कि वित्त वर्ष 2024 में किसी भी भू राजनीतिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने पर आपूर्ति में बाधा, कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति दबावों का फिर से बढ़ना, पूंजी प्रवाहों के लिए संभावित परिणामों की स्थिति उत्पन्न करने वाली मौद्रिक नीति में रुकावट पैदा होगी। इसके अलावा यह आरबीआई की मौद्रिक नीति को प्रभावित करेगी। आगे बढ़ें। वर्ष 2023 में मर्केंडाइज व्यापार में गिरावट दर्ज होने के बाद 2024 के दौरान इसमें बढ़ोतरी होने का अनुमान है। तो मर्केंडाइज में क्या होने का अनुमान है? बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जिससे 2024 के लिए वैश्विक व्यापार आउटलुक कैसा रहेगा? सकारात्मक बना रहेगा। आर्थिक समीक्षा बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक और बाहरी चुनौतियों के बावजूद अपनी लचीलता दिखाई है और वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ रही है। कितनी की दर से बढ़ रही है? 8.2%। आगे बढ़ें। टिकाऊ उपभोक्ता मांग और निवेश की मांग में लगातार बढ़ोतरी की वजह से वित्त वर्ष 2024 में 4 तिमाहियों में से 3 तिमाहियों में वृद्धि दर 8% से अधिक रही। और वैसे कितनी रहने का अनुमान है जीडीपी वृद्धि दर? 8.2%। कृषि क्षेत्र में जीवीए में वृद्धि जारी रही है, हालांकि इसकी गति धीमी रही। वर्ष के दौरान अनियमित मौसम और वर्ष 2023 में मानसून के असमान स्थानिक वितरण से समग्र उत्पादन को क्या किया? प्रभावित किया है। औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण जीवीए में वित्त वर्ष 2023 के निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। वित्त वर्ष 2024 में 9.9% की वृद्धि दर्ज की है। सकल घरेलू मांग को पूरा करते हुए विनिर्माण गतिविधियों को इनपुट कीमतों की कमी का लाभ मिला। इसी तरह निर्माण गतिविधियां तेज हुई और बुनियादी ढांचे के निर्माण व आवासीय अचल संपत्ति की बढ़ती मांग के कारण वित्त वर्ष 2024 में 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई। सकल स्थिर पूंजी निर्माण विकास के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2023 में निजी गैर वित्तीय निगमों द्वारा जीएससीएफ में 19.8% की वृद्धि हुई है। इसके शुरुआती संकेत हैं कि वित्त वर्ष 2024 में निजी पूंजी निर्माण की गति बरकरार रही है। एक्सिस बैंक रिसर्च द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 3200 से अधिक सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध गैर वित्तीय फर्मों के एक सुसंगत समूह ने निजी निवेश वित्त वर्ष 2024 में 19.8% बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। निजी निगमों के अलावा परिवार भी पूंजी निर्माण प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2023 में भारत में आवासीय अचल संपत्ति की बिक्री 2023 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर थी, जिसमें 33% की वृद्धि दर्ज की गई है। शीर्ष 8 शहरों में कुल 4.1 लाख इकाइयों की बिक्री हुई। वित्त वर्ष 2023 में औसतन 6.7% के बाद वित्त वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति घटकर 5.4% हो गई है। आरबीआई ने मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच नीतिगत दरों में कुल 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग द्वारा जारी अंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी का 5.6% पर आ गया है। वित्त वर्ष 2024 में सकल कर राजस्व जीटीआर 13.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, जो 1.4 के कर राजस्व उछाल में तब्दील हो गया। यह वृद्धि वित्त वर्ष 2023 की तुलना में प्रत्यक्ष करों में 15.8% की वृद्धि और अप्रत्यक्ष करों में 10.6% की वृद्धि के कारण हुई। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि मोटे तौर पर जीटीआर का 15% प्रत्यक्ष करों से और बाकी 45% अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ है। तो डायरेक्ट टैक्स से 15% और अनडायरेक्ट टैक्स से 45% जीटीआर का प्राप्त हुआ है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू वित्त वर्ष 2024 में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि मुख्य रूप से जीएसटी संग्रह में 12.7% की वृद्धि के कारण हुई है। महामारी के बाद जीएसटी ई-वेबल में भी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024 में पूंजीगत व्यय
9.5 लाख करोड़ रुपए रहा, जो साल दर साल आधार पर 28.2% की वृद्धि है और वित्त वर्ष 2020 के स्तर से 2.8 गुना अधिक है। समीक्षा में बताया गया है कि राज्य सरकारों ने वित्त वर्ष 2024 में अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना जारी रखा है। महालेखा नियंत्रक द्वारा 23 राज्यों के एक समूह के लिए जारी वित्तों के आरंभिक गैर अंकेक्षित अनुमान से संकेत मिलता है कि इन 23 राज्यों का सकल वित्तीय घाटा 9.1 लाख करोड़ रुपए के बजटीय अनुमान की तुलना में 8.6% कम था। इसका अर्थ यह हुआ कि इन राज्यों के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वित्तीय घाटा बजट के 3.1% के मुकाबले 2.8% रहा। जून 2024 की भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के आंकड़े प्रदर्शित करते हुए मार्च 2024 में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जीएनपीए अनुपात से गिरकर 2.8% पर आने और 12 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर है के साथ अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की परिसंपत्ति में सुधार आया है। मार्च 2024 में इक्विटी और परिसंपत्ति अनुपातों पर क्रमशः 13.8% और 1.3% के रिटर्न के साथ एससीबी की लाभप्रदता मजबूत बनी रही। समीक्षा में रेखांकित किया गया है कि बाह्य मोर्चे पर वस्तु निर्यात की नरमी वित्त वर्ष 2024 में भी कम बनी रही, जो मुख्य रूप से कमजोर वैश्विक मांग और निरंतर जारी भू राजनीतिक तनावों के कारण रही। इसके बावजूद भारत का सेवा निर्यात मजबूत बना रहा। वर्ष 2024 में $341.1 बिलियन का सेवा निर्यात किया है भारत ने। समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2024 में निर्यात 0.15% बढ़ा है, जबकि कुल आयातों में 4.9% की गिरावट हुई है। शुद्ध निजी हस्तांतरण, जिसमें मुख्य रूप से विदेशों से प्रेषण शामिल था, 2024 में बढ़कर रेमिटेंस कितना हो गया है? $106.6 बिलियन। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान चालू खाता घाटा सीएडी जीडीपी का 0.7% रहा, जो वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी के 2% के घाटे की तुलना में सुधार प्रदर्शित करता है। पिछले 2 वर्षों के शुद्ध बाह्य प्रवाह की तुलना में वित्त वर्ष 2024 के दौरान शुद्ध एफजीआई आवक $44.1 बिलियन रही। मार्च 2024 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीनों के अनुमानित आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त था। जीडीपी के एक अनुपात के रूप में बाह्य ऋण मार्च 2024 के अंत तक 18.7% के निम्न स्तर पर रहा है। आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार मार्च 2024 में कुल ऋण के मुकाबले विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात 97.4% रहा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय को निर्माण करने, जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने, पीएम आवास योजना के तहत पक्के घरों का निर्माण करने जैसे सरकारी कार्यक्रमों में वंचित वर्गों की क्षमता में सुधार किया है और उनके लिए अवसरों की वृद्धि की गई है। समीक्षा में कहा गया है कि इस दृष्टिकोण में कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे के ध्येय को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के उद्देश्य से समग्र सेवा प्रदान करने के लिए सुधारों का लक्षित कार्यान्वयन भी शामिल है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी और जनधन योजना आधार मोबाइल ट्रिनिटी ने वित्तीय दक्षता को बढ़ाने 2013 में अपनी शुरुआत के साथ डीबीटी के माध्यम से 36.9 लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण के साथ रिसाव को न्यूनतम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि महामारी के बाद से अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर सामान्य स्थिति के अनुसार 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति में गिरावट बनी हुई है और इसके साथ साथ श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि भी होती रही है। लैंगिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय श्रमिक बल भागीदारी दर 6 वर्षों से बढ़ रही है। यह 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2022-23 में 37% हो गई है। इसके पीछे मुख्य भूमिका ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। समीक्षा में कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और उतार चढ़ाव के एक वर्ष के बाद वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अर्थव्यवस्था में 2023 में अधिक स्थिरता हासिल की
जहां प्रतिकूल भू राजनीतिक घटनाओं में तेजी के कारण अनिश्चितता बनी रही, वहीं वैश्विक आर्थिक विकास आश्चर्यजनक रूप से मजबूत बना है। समीक्षा में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2024 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। शीर्ष 5 प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाले राज्य और संघ शासित क्षेत्र कौन से हैं? तो गोवा है पहले पे, दूसरे पे सिक्किम, तीसरे पे है दिल्ली, चौथे पे चंडीगढ़, पांचवे पे तेलंगाना, छठे पे यूपी। पहले पे गोवा है, याद रखना। भारत के व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। निर्यात प्रतिशत में विश्व के पण्य निर्यात में भारत का हिस्सा 1.8% है, जो कि 2021 के जैसा ही है। विश्व के व्यावसायिक सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा 4.4% है। विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 2.4% है। आयात प्रदर्शन प्रतिशत में विश्व में पण्य आयात में भारत का हिस्सा कितना है? पण्य आयात में 2.8% है और निर्यात में 1.8% है। विश्व के व्यावसायिक सेवा आयात में भारत का हिस्सा 4% और विश्व आयात में भारत का हिस्सा 3% है। वर्षवार विश्व व्यापार में भारत की रैंकिंग: पण्य निर्यात में 18, आयात में 9, सेवा निर्यात में 7 है और आयात में 8 है। 2023 में शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश थे। प्रेषण मतलब रेमिटेंस, जो विदेशों में रहने वाले भारतीय जो अपने परिवार को जो धन भेजते हैं उसे कहते हैं रेमिटेंस। तो भारत में सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर रहा, $125 बिलियन। दूसरे स्थान पर मैक्सिको, चाइना तीसरे पर, फिलीपींस चौथे पर और मिस्र 5वें स्थान पर रहा है। आर्थिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का एक विस्तृत वार्षिक दस्तावेज होता है, तो ये सही है। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गनिर्देशन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। ये संसद में बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है, ये सही है। इसे संसद के मुख्य आर्थिक सलाहकार पेश करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक समीक्षा 23-24 में के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर जीवीए में कृषि 17.71, उद्योग 27.6, सेवा 54.6% ही सही है। वित्त वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर जीडीपी की वृद्धि दर 6.5 से 7 अनुमानित है। हाँ जी। आर्थिक समीक्षा इस वर्ष 22 जुलाई 2024 को जारी किया गया। हाँ, तो सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023 में शीर्ष एफडीआई अंतर्प्रवाह के मामले में शीर्ष पर था। भारत में कौन सा? सिंगापुर। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का कौन सा देश प्रेषण प्राप्तकर्ता में शीर्ष पर रहा है? भारत रहा है, मैक्सिको दूसरे पर रहा है, चाइना तीसरे पर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जुलाई 2024 में भारत का आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कितना है? $670.857 बिलियन। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में मुद्रास्फीति दर रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है 5.4%। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।